तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 17 जो बीएनएस का चैप्टर 17 है। उसके बारे में जो बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो आपको मैं बता दूं कि जो आईपीसी थी हमारे 1860 वाली, उसमें भी जो है चैप्टर 17 जो था वो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में ही था। तो इसमें चैप्टर में कोई बदलाव नहीं हुए, लेकिन सेक्शन में जरूर यहाँ पर बदलाव हुए हैं। तो जो चोरी की जो परिभाषा थी वो 378 में वहां पर दी गई थी आईपीसी में, लेकिन यहाँ पर जो है बीएनएस में 303 में चोरी को डिफाइन किया गया है। तो आज हम बीएनएस 2023 के चैप्टर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण धारा 304 जो चोरी के बारे में बताती है, उसको हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले एक सवाल है आपसे कि अगर मैं आपका मोबाइल बिना पूछे उठा लूं तो क्या ये चोरी होगी? आपका जवाब हो सकता है कि हाँ। तो लेकिन कानून कहता है कि हर बिना पूछे चीज उठाना चोरी नहीं होती है। चोरी जो है सिद्ध करने के लिए 5 आवश्यक तत्व है वो पूरे होने चाहिए, उसको हम आगे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम धारा को पढ़ते हैं कि धारा क्या कह रही। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, उसकी परमिशन के बिना कोई चल संपत्ति, संपत्ति कैसी है? चल संपत्ति, बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है कि वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। अब इस पर ध्यान दीजिए कि पूरी धारा में 5 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है कब्जा, पजेशन। दूसरा है सम्मति, कंसेंट। तीसरा है इसमें चल संपत्ति, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो। चौथा है इसमें डिसहोनेस्टी, बेईमानी। और पांचवा है उसको हटाना। तो ये जो 5 तत्व पूरे होते हैं तभी चोरी पूरी होती है। तो पहला जो तत्व है कब्जे का, तो यहाँ कानून ओनरशिप की नहीं बल्कि पोजेशन की बात करता है। उदाहरण के लिए आप मानिए कि राम की बाइक है लेकिन श्याम चला रहा है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति बाइक ले जाता है तो चोरी श्याम के कब्जे से मानी जाएगी, है ना? भले ही राम की बाइक है लेकिन चला कौन रहा है? अगर उसको शाम को कोई काम था और वो राम से बाइक मांग के लेके गया, और शाम के कब्जे से अगर कोई तीसरा व्यक्ति जो चोर है वो उठा के ले जाता है, तो जो चोरी है वो शाम के कब्जे से मानी जाएगी। दूसरा है सहमति का अभाव। जो कंसेंट होती है, यदि मालिक ने अनुमति दे दी है कि भाई मेरा मोबाइल ले जाओ, तो ये चोरी नहीं होगी। लेकिन बिना अनुमति के उसको उठा लिया तो ये चोरी की परिभाषा में आ जाएगा। तीसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चल संपत्ति, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो। तो चल संपत्ति वह है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जैसे कोई मोबाइल हो गया, पैसा हो गया, बाइक हो गई, सोना हो गई, या कोई पशु हो गया, गाय घोड़ा। लेकिन इसमें जमीन हो गया, मकान हो गया, दीवार हो गया, तो ये इसमें शामिल नहीं होते। तो दीवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जमीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवेबल नहीं किया जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता। तो इनकी जो है चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो है ये अचल संपत्ति है। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट तत्व है बेईमानी, डिसहोनेस्टी। डिसहोनेस्ट जो इंटेंशन है, केवल वस्तु उठा लेना पर्याप्त नहीं है, उद्देश्य भी गलत होना चाहिए। यदि गलती से किसी का बैग उठा लिया और बाद में वापस कर दिया है तो ये चोरी नहीं, लेकिन जानबूझकर अपना बनाने के लिए उसको उठाया है तो ये यहाँ पर चोरी हो जाएगी। पांचवा इसका जो लास्ट वाला तत्व है वो है हटाना, मूविंग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई छात्र सोचते हैं कि सामान लेकर भागना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही वस्तु अपनी जगह से थोड़ी भी हिलती है, मूविंग पूरा हो जाता है। अब जो इसके स्पष्टीकरण है उसको आप देखिए। पहला स्पष्टीकरण बात करता है कि जब तक कोई वस्तु भूपद रहती है, जब तक कोई वस्तु भूपद रहती है तो चल संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय योग्य बन जाती है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब तक जो मान लीजिए पेड़ है वो जमीन से जुड़ा हुआ है तो वो चल संपत्ति नहीं है, वो अचल संपत्ति। लेकिन जैसे ही उसे काट कर अलग कर दिया जाता है, वह चल संपत्ति
बन जाता है, तो अब उसकी चोरी हो सकती है। तो कई जगह आपने देखा होगा कि कई जो चंदन के पेड़ है वो काट कर ले जाते हैं, तो वो फिर चोरी की उस परिभाषा में आ जाते हैं। स्पष्टीकरण 2 जो देखिए वो बताता है हटाना, मूविंग के बारे में, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। अब जिस क्रिया से पेड़ अलग हुआ है, उसी क्रिया से चोरी भी पूरी हो सकती है। अब स्पष्टीकरण 2 को आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए राम के खेत में एक आम का पेड़ है। श्याम चोरी करने के इरादे से उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है, तो जैसे ही पेड़ जमीन से अलग होता है, पेड़ जो है चल संपत्ति बन जाएगा और उसी काटने की जो क्रिया है, मूविंग है, और उसका हटाना भी यहाँ पर पूरा हो गया। तो इसलिए पेड़ को कंधे पर रखकर ले जाने का इंतजार नहीं किया जाएगा, काटते ही जो है वो चोरी पूरी हो जाएगी। अब देखिए स्पष्टीकरण 3 जो है वो बताता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है तो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। तो एक्सप्लेनेशन 3 जो बात करता है कि इससे आप कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को मूव करता है, हटाता है, तो यह कब माना जाएगा? तो इसको आप एक उदाहरण से समझिए, आपको स्पष्टीकरण से समझ नहीं आएगा। राम ने साइकिल को चेन से बांध रखा है, तो श्याम चोरी करने आता है, वह पहले चेन खोलता है। जैसे ही उसने चेन हटाई, साइकिल को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो गई। तो फिर जो साइकिल वो चुरा कर ले गया। तो यहाँ पर जो मूविंग तभी माना जाएगा जब उसने जो बाधा थी, बाधा क्या थी उसमें? बाधा ये थी कि राम ने साइकिल को चेन से बांध रखा था। तो जैसे ही उसने चेन हटाई, वो मूविंग उसका कंप्लीट हो गया। समझ गए ना आप? अब देखिए स्पष्टीकरण 4, जब वह व्यक्ति किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। अब ये क्या कह रहा है? ये जानवरों से संबंधित है, जो एनिमल्स है उससे रिलेटेड है। अब इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि राम की घोड़ी पेड़ से बंधी हुई है, तो श्याम चोरी करने के इरादे से रस्सी खोल देता है और घोड़ी को आगे चलाता है। जैसे ही घोड़ी आगे चलती है, चोरी जो है वो पूरी हो जाती है। तो यदि जानवर अपनी आपकी वजह से चलता है, तो कानून कहता है कि आपने उसको मूव किया है। तो स्पष्टीकरण 4 जो है वो जानवरों से संबंधित है। जैसे ही यदि आप किसी जानवर को वहां से हटाते हैं और आपकी वजह से वो चलने लगता है, तो वह कानून कहता है कि आपने ही उसे हटाया है। अब स्पष्टीकरण 5 देखिए, इस धारा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। अब स्पष्टीकरण 5 क्या कह रहा है? ये जो है ये कंसेंट से जुड़ा हुआ है। कंसेंट यानी कि सहमति। तो संपत्ति देने का अधिकार हमेशा मालिक के पास ही नहीं होता। कई बार मालिक जो है किसी और को अधिकार दे देता है। जैसे मोबाइल की दुकान में मालिक नहीं है, दुकान का जो मैनेजर है वो मोबाइल बेचता है, तो मैनेजर को मालिक ने अधिकार दिया है, आपने मोबाइल खरीदा, तो ये चोरी नहीं हुई, क्योंकि अधिकृत जो व्यक्ति है, ऑथराइज पर्सन, उसने आपको दिया है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी बिना अधिकार के मोबाइल दे दे, तो मामला यहाँ पर अलग होगा। तो एक्सप्लेनेशन जो 5 है वो मालिक या उसके अधिकृत व्यक्ति यानी कि एजेंट की सहमति से मान्य होती है। तो हमने एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 1 से लगाकर 5 को अच्छी तरह से डील कर दिया है। अब चलते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन यानी कि दृष्टांत की ओर। अब यहाँ पर जो पहला दृष्टांत है वो बात करता है कि क य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को
क काट डालता है। यहाँ जैसे ही क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया तो उसने चोरी की। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। पहले जो पेड़ है अचल संपत्ति था, इमूवेबल प्रॉपर्टी था। जैसे ही ए ने पेड़ को काटा, पेड़ जो है जमीन से अलग हो गया। अब वह चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। तो उसी काटने की क्रिया से मूविंग भी उसका पूरा हो गया। तो इसलिए पेड़ उठाकर ले जाना जरूरी नहीं है। काटते ही ये जो चोरी है वो पूरी हो गई। अब दूसरा जो दृष्टांत है वो बात करता है कि क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार य के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो जैसे ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना आरंभ किया, क ने चोरी की है। अब देखिए कुत्ते को खाना दिखाकर पीछे लगा दिया तो यहाँ पर चोरी हो गई। अब कैसे हो गई? ए जानता है कि बी के कुत्ते भूखे हैं। वह उन्हें रोटी दिखाता है तो कुत्ते उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब समझिए कि यहाँ ए ने कुत्ते को हाथ से नहीं उठाया, लेकिन उसने अपनी इच्छा से कुत्ते को चलाया है। तो कानून कहता है कि यदि जानवर अपनी वजह से चल रहा है तो माना जाएगा कि आपने उसे मूव किया है। इसलिए यहाँ पर जो है चोरी हो गई। अब देखिए इलस्ट्रेशन जो ग है वो बात करता है मूल्यवान वस्तु की पेटी से ले जाते हुए एक बेल क को मिलता है। मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बेल क को मिलता है। वह उस बेल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं जो है बेईमानी से ले सके। जैसे ही उस बेल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, क ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी कर दी। तो अब बेल को हाँक कर सामान ले गया तो ये भी एक चोरी हो गई। जैसे कि बी के बेल पर अनाज की जो है बोरियां लदी है, ए बेल को हाँक कर अपने साथ ले जाता है। तो समझिए यहाँ ए ने बोरियां हाथ से नहीं उठाई है, लेकिन उसने बेल को चलाया है तो बेल के चलने से सामान भी चल पड़ा। तो इसलिए कानून यहाँ पर मानेगा कि ए ने सामान यहाँ पर मूव कर दिया है, मूव द प्रॉपर्टी। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है चोरी हो गई है। अब इसका ग इलिस्ट्रेशन है कि क जो य का सेवक है, क जो य का सेवक है और जिसे य ने अपनी प्लेट की हेतु देखरेख न्यस्त कर दी है, य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया। क ने यहाँ पर चोरी की है। अब देखिए कि एक नौकर घर में काम करता है, उसका काम है प्लेट साफ करना। एक दिन वह प्लेट लेकर भाग जाता है। तो समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नौकर के पास एक प्लेट है काम करने के लिए थी, उसका मालिकाना हक नहीं था। जब उसने बेईमानी से प्लेट अपने पास रखने के इरादे से ले ली तब तो वह चोरी हो गई, क्योंकि प्लेट अभी भी मालिक के पोजीशन में मानी जाती है। नौकर केवल उसकी ओर से उसे संभाल रहा था। तो जैसे ही वो बेईमानी से उसको लेके भाग गया तो क ने वहां पर चोरी की है। अब देखिए इसका पांचवा जो दृष्टांत है वो बात करता है कि यह यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक क को, जो कि एक भांडाग्रिक है, नष्ट कर देता है। क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट य के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह य के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और क ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया हो। अब देखिए इसको आप समझिए। बी ने अपनी चांदी की एक प्लेट थी, ए को मरम्मत के लिए दी। ए ने मरम्मत नहीं करवाई बल्कि जो है प्लेट को बेच दी। तो यहाँ पर क्या चोरी हुई है? तो यहाँ पर चोरी नहीं हुई, क्योंकि ए को प्लेट मालिक की सहमति से मिली थी। तो चोरी में संपत्ति बिना सहमति के ली जाती है। तो यहाँ तो मालिक ने खुद जो है प्लेट दी थी, लेकिन बाद में ए ने बेईमानी की, इसलिए यहाँ पर चोरी नहीं होगी। यहाँ पर यह हो सकता है कि धारा 314 जो बेईमानी से दुर्विनियोग, यानी कि यदि ए ने प्लेट को अपना मानकर इस्तेमाल करके बेच दिया है तो वो हो सकता है। आपराधिक न्यास भंग, यदि प्लेट उसे एक विशेष उद्देश्य मरम्मत करने के लौटाने के लिए सौंपी गई थी और उसने उसका विश्वास का उल्लंघन किया है, तो यहाँ ये दोनों धाराएं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चोरी नहीं होगी।